Students, good morning everyone. Myself Manisha Mane. In last lecture, start first chapter, basic concept in economics. In this chapter, explain the introduction and meaning of economics with Kautilya's point view on economics. ठीक है? So today we are going to study about different definitions of the different economists. There are many economists given the different definitions, but in your syllabus has given the selected definitions and its point view on the economists. So like first Adam Smith, second one Alfred Marshall, third one explain the Professor Lionel Robinson. So first one Adam Smith. Adam Smith has explained the wealth-oriented definitions. So who was the Adam Smith? Adam Smith is a classical economist, means traditional economist. With Adam Smith is also known as father of economics, means out of the many literary has contributed to economics for the Adam Smith. With Adam Smith is such a explain microeconomics with macroeconomics. In his book means an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, published in 1776. So therefore it is also called as father of nation. 1776 में उन्होंने फर्स्ट टाइम में इकोनॉमिक्स के बारे में वहाँ पर इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उस ग्रुप का लीडरशिप किया था. सो इसी रीज़न की वजह से उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से भी वहाँ पर सम्मानित किया जाता है. ठीक है, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं. जो हम लोगों ने फर्स्ट ही देखा था कि उनके डेफिनेशंस को वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस कहा जाता है. सो उनकी डेफिनेशन है वहाँ पर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशंस बट मीनिंगफुल डेफिनेशंस. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है? एक वेल्थ ऑफ साइंस है. मीन्स वहाँ पर उसमें संपत्ति का एक्सप्लेनेशंस मीन्स साइंटिफिक वहाँ पर रीजन्स के साथ में वेल्थ का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन हम लोग की पॉइंट ऑन एडम स्मिथ डेफिनेशंस. उनके डेफिनेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है लेसे फेयर पॉलिसी. सो व्हाट इज लेसे फेयर पॉलिसी? लेसे फेयर पॉलिसी मीन्स देयर आर नो इंटरवेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनी कमोडिटीज़ डिटर्मिनेशंस ऑफ द प्राइस, any commodities determinations of the product means government is a no interventions. वहाँ पर किसी भी सेलर ने कितना प्रोडक्शंस वहाँ पर बनाना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर वहाँ पर उसके साथ में प्राइस क्या होनी चाहिए, इस तरीके में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप रहता नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशंस. एनी कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द कैपिटल एंड वेल्थ ऑफ द एक्यूमुलेशंस. मीन्स वहाँ पर राइज इन द कैपिटल्स, सो अफेक्टेड इंक्रीज द वेल्थ विथ इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल्स रहेगा तभी वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं. मीन्स कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशंस का मतलब है क्रिएट करना, उभारने करना. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. थर्ड वन पॉइंट है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो नेचर्स लॉ इज दी very important in economics. So what is nature's law? Nature's law means nature's work. Just for example, agriculture sector is totally depend upon the natures. Second one, industrial sector as a provide the raw material for the natures, या फिर वहाँ पर सर्विस या फिर अदर कंटेंट्स. इट मीन्स नेचर्स लॉ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो ग्रोथ या डेवलपमेंट, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नेचर्स का लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. फोर्थ वन पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर इज एन एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ थ्योरी. सो डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? जस्ट फॉर एग्जांपल्स, वन पर्सन हैज़ कंप्लीटेड वर्क और second side one person's work has a divided into the many peoples, means division of the labor, and therefore it has such a growth theory, means explain the growth theory. जब कोई भी एक ही पर्सन वहाँ पर काम कंप्लीट करता है तो उसे लगने वाला टाइमिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसे आने वाली कई डिफ़िकल्टीज़, उस रीज़न की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाता है. बट वही काम हम लोग वहाँ पर कुछ लोगों में बांट देते हैं.
सो अलग अलग लोगों में बांट देंगे और ये कॉन्सेप्ट जब वहाँ पर एक प्रॉपरली फॉलो करेंगे सो एक्चुअली वहाँ पर उसकी वजह से ग्रोथ होता है। एक सिंपल आप लोग फैमिली का ही देखो, जब फैमिली में वहाँ पर कोई भी काम रहेगा, कोई भी इम्पोर्टेंस रहेगा जो हम लोग सब लोगों में बांट देंगे। कुछ वहाँ पर इंडस्ट्री का एग्जांपल देखते हैं, जैसे किसी का शॉप है तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो मुझे लगता है आप लोगों को ये एडम स्मिथ अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड है वहाँ पर डेफिनेशंस, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सो हु वाज द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू definitions of the Professor Alfred Marshall. So Professor Alfred Marshall as point of view definition is a welfare oriented science. उनके definitions का व्यू कौन सा है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। एडम स्मिथ के definitions का व्यू क्या था कि कंट्री में वेल्थ होना चाहिए, मीन्स इट हैज़ अ फॉलो द वेल्थ, सो इट हैज़ सेकेंडली फॉलो ऑफ द नेक्स्ट वन द एक्सप्लेन द वेलफेयर। So who was the Alfred Marshall? Alfred Marshall is a new classical economist, जो हमारा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का लीडरशिप है या फिर वहाँ पर इम्पोर्टेंस क्रेडिट दिया जाता है, दिस नेम ऑफ द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। एंड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एज अ पॉपुलराइज बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेट्रा। जैसे कई कंटेंट अगले साल आप लोगों को पढ़ने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज थी, उनके सिंपल से एग्जाम्पल थे, लोगों का डेली का एक्सपीरियंस था, सो ऐसे कई रीज़न से उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट किसे जाता है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को। उनका बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बुक पब्लिश हुआ था 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ पर, और वो बुक कब पब्लिश हुआ था, सो 1890 में। तो अभी हम लोग उनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि जिस डेफिनेशंस में वेलफेयर ओरिएंटेड साइंस का एक्सप्लेनेशंस दिया है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स में एक मैनकाइंड की स्टडी होती है एंड ऑर्डिनरी जो वहाँ पर लोगों की बिजनेस लाइफ है उसके बारे में डिस्कशन है। उतना ही नहीं, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस which is closely connected with the attain the use of material requesting of the well-being. Connected, explain the and attainment use of the material well-being. Means Professor Alfred Marshall has focus of the welfare being, means welfare oriented science. It has indicate the well-being of the people. वेलफेयर इसका मतलब क्या है, लोगों का कल्याण होना चाहिए। सो ये डेफिनेशंस में कहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, वेलबींग ऑफ द पीपल। सो वेलबींग ऑफ द पीपल, सो इट एक्सप्लेन द मैनकाइंड ऑफ द पीपल, सिंपल ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ एंड इट हैज़ कनेक्टेड एंड अटेंड द मटेरियल ऑफ द रिसोर्सेस या कंटेनर। सो मटेरियल मीन्स लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स कंज्यूम मोर कमोडिटी। सो therefore it has such a explain the standard of life and increase the welfare of the people. कभी भी हम लोग देखो कि लोगों के पास पैसा है, किसी के पास कम है, ज़्यादा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, मतलब चीज़ों का उपभोग ले सके। सो कोई भी चीज़ रहेगी, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर अच्छी तरीके से उसका यूज़ कर रहे, सो क्या इसका मतलब क्या होता है कि उनका स्टैंडर्डनेस, उनका वेलफेयर अच्छे से हो रहा है। और ये कंट्री में क्या होना चाहिए, सभी पीपल्स का होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप लोग वहाँ पर मटेरियल्स का मीन्स गुड्स का ज़्यादा परचेस करो। उसके साथ में इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मीन्स पर्सनल्स का भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और पूरे सोशल्स का, समाज का वेलफेयर होना। सो इट हैज़ हाईलाइट ऑफ द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मुझे लगता है ये डेफिनेशंस आप लोग को समझ में आई होगी। अभी उनके डेफिनेशन से कुछ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, की पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस। फर्स्ट वन पॉइंट इज स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। Professor Alfred Marshall explained the study of an ordinary man. Ordinary man means general man. So simply, just for examples, increase the price of commodity. So change the behavior means falls in demand. So why? Because increase the commodity. So it is simply explain the ordinary man's study. या फिर explain the law of DMU means
वन पर्सन्स कंज्यूम कंटिन्यूली यूनिट्स, सो देयरफॉर इट्स रिजल्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लोग पढ़ाई करो, एक ही क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप लोगों को उससे एक मतलब जो फीलिंग है वो बहुत अच्छा आता है, उसका मतलब है यूटिलिटी अच्छी मिलती है। बट वही क्वेश्चन आप लोग सेकंड पढ़ते हो, थर्ड पढ़ रहे हो, सो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू ज़्यादा पढ़ रहे हो तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। सो ये रियल एक्सपीरियंस है और ये ऑर्डिनरी मैन्स का एक्सप्लेनेशन, तो इसकी वजह से इसे कहा जाता है ऑर्डिनरी मैन की स्टडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक इज़ अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स में स्टडी किसकी होती है, हम लोगों ने फर्स्ट ही देखा था। सोशल साइंस इज रिलेटेड ऑफ द बिहेवियरल साइंस। बिहेवियर मीन्स पर्सन्स बिहेवियर, पर्सन बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर पर्सन्स, बट इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स पॉपुलेशंस means what impact of the populations in our India, overpopulations, explain the causes of the poverty, impact of the poverty, effect of the poverty. So it is simple explain the behavioral science. जो हमारा बिहेवियर है वो वहाँ पर बिहेवियरल साइंटिफिक मीन्स रीजनिंग बिहेवियर्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, थर्ड वन पॉइंट है स्टडी ऑफ द मटेरियल वेलफेयर। सो एनी पर्सन्स वेलफेयर डिपेंड अपॉन द परचेस ऑफ द कमोडिटी मीन्स कंज्यूम ऑफ द कमोडिटी और सर्विस। जितने अच्छे से वो कमोडिटी एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, उसका उपभोग ले रहा है, उसी के ऊपर वहाँ पर उसका वेलफेयर क्या है, पॉसिबल है। जैसे कोई भी चीज़ आप लोग देखें कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, हम लोगों को जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मिल रहे हैं, सो ऐसे कई चीज़ें हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एक पर्सन नहीं, पूरी कंट्री यूज़ कर रही है, तभी भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ सच अ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, फोर्थ वन पॉइंट है इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ एक्सप्लेन एंड now it has focus of the economics means not a study of wealth, so it has explained the important study of the welfare. इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा है, इकोनॉमिक्स का मतलब मनी है, पावर है, वेल्थ है। सो इससे हम लोग इकोनॉमिक्स को अलग नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतनी ही स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है। तो इकोनॉमिक्स में वहाँ पर क्या होना चाहिए, वेलफेयर ओरिएंटेड साइंस की भी स्टडी होनी चाहिए। उसके साथ अभी हम लोग थर्ड वंस हमारे डेफिनेशंस देखेंगे। थर्ड वन इकोनॉमी जिनका नाम है लियोनेल रॉबिन्सन स्क्रैसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमी। स्क्रैसिटी का मतलब है दुर्मिल, जो भी चीज़ रेयर हो जाती है। सो लियोनेल रॉबिन्सन वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट एंड गिवन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द टूडे जनरेशंस मीन्स दिस जनरेशंस. So it has explained the scarcity definitions of the economist. So in his book an essay on the nature and significance of the economist, उनका बुक है essay on the nature and significance of economist. ये बुक पब्लिश हुआ था 1932 में, क्योंकि ये इसी सेंचुरी के हैं, तो इस हिसाब से 1932 में उनका बुक पब्लिश हुआ था। उनकी डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमी क्या है, साइंस है, उसमें कौन सी स्टडी होती है, सो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है। इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अ अल्टरनेटिव यूज़। एंड्स का मतलब होता है वांट्स एंड स्क्वायर्स का मतलब होता है कम। ठीक है, जो आपके वांट्स हैं और जो वांट्स कंप्लीट करने के लिए आपका जो रिसोर्सेस है वो कम है, बट वही रिसोर्सेस को हम लोग अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है उनकी, इकोनॉमिक एक साइंस है। इकोनॉमिक्स में कौन सी स्टडी होती है, सो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, लोगों के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। किस टाइप का बिहेवियर, सो लोगों के वांट्स मीन्स ज़रूरतें ज़्यादा है और ज़रूरत के कंपैरिजन में लोगों का इनकम सोर्स कम है, तो उसी रीज़न की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो अपना पैसा है, जो अपना इनकम है, अल्टरनेटिव भी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कही जाती हैं। अभी हम लोग उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं के पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशंस। सो वहाँ पर फर्स्ट वन पॉइंट है वांट्स मीन्स एंड्स आर अनलिमिटेड। वांट्स मीन्स नीड्स आर अनलिमिटेड। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, अमर्याद है, उसे कहीं पे भी वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल्स वहाँ पर हम लोग कोई भी एग्जांपल जैसे आपका ही देखें कि क्या चाहिए स्टूडेंट को, सो वहाँ पर स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोग कुछ एकेडमिक ईयर देख रहे, कॉलेज में एडमिशन्स हुआ है, सो वहाँ पर आई हैव यूनिफॉर्म, आई हैव टेक्स्ट बुक, आई हैव नोटबुक, आई हैव बैग, आई हैव शूज़, आई हैव मोबाइल्स, आई हैव एक्सेट्रा। सो वहाँ पर
not complete this demand. So it has explained. Other demand means wants are unlimited. Any people. Comparatively income. किसी भी पर्सन्स के इनकम में कंपैरेटिवली वॉन्ट्स क्या होती है, ज़्यादा ही होते हैं. ठीक है. सेकंड वन पॉइंट है मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड. मीन्स का मतलब है माध्यम. मीन्स इनकम. Income source are comparatively limited. Just for examples, normal persons, its salary is the 5,000 to 6,000. 2 child, so वहाँ पर it's demanded. For examples, in your वहाँ पर टेक्स्ट बुक, नोटबुक, यूनिफॉर्म, पिकनिक, पॉकेट मनी, some वहाँ पर expenses of his family. So it has such a more expenses comparatively income. जितनी ज़रूरतें हैं उसकी फैमिली की उसे कंपैरेटिवली इनकम से करेगी सो बहुत ज़्यादा है. तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा इनकम कभी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. थर्ड वन पॉइंट है वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. सो वांट्स हम लोग क्या करते हैं, हमारे ज़्यादा होने की वजह से उसे प्रायोरिटी देते हैं. प्रायोरिटी मीन्स प्राधान्य, क्रम देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए. क्या चाहिए? आई हैव अ हाउस, आई हैव एक बिग सैलरी, आई हैव अ कार. So first one choice means priority is given the I have a house या फिर I have a big salary. So मेरी फर्स्ट वहाँ पर एक प्रायोरिटी किसे रहेगी, एक तो मुझे अच्छी सैलरी चाहिए सो मैं उसके लिए ही फोकस करूँगी कि इस तरीके से अलग अलग जॉब ढूंढूंगी. या फिर वहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे हाउस चाहिए तो मैं वहाँ पर अपना जो इनकम है उसमें ही इंक्लूड करूँगी. इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रायोरिटी. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं. और लास्ट वन पॉइंट है मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़. जो हमारा इनकम है हम लोग उसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल वहाँ पर पैसा है, जैसे पैसे से वहाँ पर आई हैव अ हाउस बट बिग हाउस बट नॉट परचेज दिस हाउस हैज़ अ इनकम. सो इट हैज़ द अल्टरनेटिव. जस्ट फॉर एग्जांपल्स मतलब स्पेंड ऑन द बैंक या फिर वहाँ पर कुछ और FD एक्सेट्रा. मतलब जिस तरीके से मुझे एक बड़ा सा घर लेना है बट उस पैसे से पॉसिबल नहीं है. सो क्या करेंगे, एक तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ खेती लिया जाएगा या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर कुछ बैंक में FD किया जाएगा. सो एनी अदर मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एक छोटी छोटी कमोडिटी का भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं. उस कमोडिटी के भी अल्टरनेटिव यूज़ हम लोग कर सकते हैं. तो इसी तरीके से वहाँ पर कहा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. उसके साथ नीचे आप लोगों को एक चार्ट दिया है और उसमें आप लोगों को 2 कॉलम दिए. एक थॉट है और एक सेकंड वन है नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट. जैसे 3 चार्ट दिए हैं. पहले चार्ट में आप लोग देखेंगे तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट 18th सेंचुरी 18वां शतक. उसमें कौन कौन इकोनॉमिस्ट थे, तो लीडर थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल एंड माल्थस. सेकंड आप लोग देखेंगे जिसे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है 19th सेंचुरी. उसके साथ में फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी जो 20th सेंचुरी का हाफ पार्ट है. उसमें कौन कौन अर्थतज्ञ आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल, पिगो एंड फिशर. थर्ड वन मॉडर्न स्कूल ऑफ द वहाँ पर इकोनॉमिस्ट मीन्स 20th सेंचुरी. उसमें वहाँ पर क्रेडिट जाता है J.M. केन्स, लियोनेल रॉबिन्सन एंड पॉल सैमुएल्सन. तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आता होगा 18th सेंचुरी के लीडर्स या फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एडम स्मिथ है. 19th सेंचुरी में देखेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है एंड 20th सेंचुरी में देखेंगे जिनका नाम जाता है J.M. केन्स को. तो इस तरीके से वहाँ पर हमारे अलग अलग अर्थतज्ञ और वहाँ पर इस तरीके से चार्ट है. उसके साथ में पीछे भी आप लोगों को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल से पहले एक चार्ट दिया था. उसमें आप लोगों को क्या कहा है, एक नोबेल प्राइज़ का वहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं जिनका नाम है पॉल रोमर एंड सेकंड है विलियम नॉर्थस. विलियम नॉर्थस को एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है मेमोरेबल. एंड पॉल रोमर को जो प्राइज़ मिला है वो प्राइज़ मिला है ग्रोथ थेरिस्ट के लिए, मीन्स ग्रोथ थेरी के लिए मिला है. और ये कब मिला है, 2018 में. तो आपको नीचे दिया है उन्होंने फाइंड आउट द नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिस्ट. अभी तक कितने अर्थतज्ञ हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है. ठीक है. सो 2018 में जो हमारे पॉल रोमर एंड विलियम को मिला था उस हिसाब से और कितने लोगों को मिलना है ये वहाँ पर आप लोगों को ढूंढना है. और ये जो ब्रैकेट की स्टडी होती है वो अलग से आप लोगों को अच्छे से करनी है. ठीक है. सो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा.
कोई भी वहाँ पर क्वेरी रहेगी सो फर्स्ट वन ये वीडियो आप लोग रिपीट देखा करो पॉज करके। सो कहीं पे दिक्कत आती है सो आप लोगों को समझने के लिए आसानी रहेगी। फिर भी दिक्कत आती है सो वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप लोग हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।